फर्स्ट मैन टू क्लाइम नंगा पर्वत एंड ब्रॉड पीक, हरमन बोहल के नाम पे ये जगह उनको समर्पित की गई है। इतने 100 साल पहले, मतलब करीब आज से 60-70 साल पहले उन्होंने सारे माउंटेन्स को क्लाइम किया था। देखिए नीचे जो है इन नदी और उसके ऊपर बनाया हुआ है ब्रिज इंसब्रुक। और ये वाले जो ऊपर के पार्ट हैं, ऊपर यहाँ से और भी ऊपर जा सकते हैं। ये वाले जो जगह है हरमन बोहल के नाम पे रखा गया, जो मैंने आपको दिखाया। ये महाशय जो माउंटेन के बहुत ही प्रेमी थे। इतनी स्पेशल क्यों मैं यहाँ पे आया, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि ये जो जगह यहाँ पे विक्टर हेस एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने यहाँ पे अपना एक साइंटिफिक स्टेशन सेटअप किया था, क्योंकि वो स्टडी कर रहे थे कि कॉस्मिक रेडिएशन आती कहाँ से है। तो पहले के जो उनके साइंटिस्ट थे उनको लगता था कि जो कॉस्मिक रेडिएशन है वो एक्चुअल में आती है सिर्फ जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है, पत्थर जैसे यूरेनियम इत्यादि, और सॉइल से। लेकिन उनको लगा नहीं, ये सच नहीं है, और भी कहीं से आ सकती है, यही सिर्फ सोर्स नहीं है। तो इसलिए उसको डिस्प्रूव करने के लिए वो कहाँ तक चले गए, आपको मैं जान के बहुत ही हैरानी होगी कि उन्होंने एक हाइड्रोजन बलून बनाया। क्योंकि उस टाइम पे एयरप्लेन वगैरह का उतना सिस्टम नहीं था। ये मैं बात बता रहा हूँ 1912 की, यानी आज से 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात। तो उन्होंने एक हाइड्रोजन बलून बनाया, हॉट एयर बलून की तरह, और उसकी मदद से वो यहाँ से मतलब ग्राउंड लेवल से करीब 1.5-2 किलोमीटर ऊपर तक चले गए। और वहाँ पे उन्होंने मेजर किया कि अगर आपकी बात सच है, अगर ज़मीन से रेडिएशन आ रही है तो ऊपर जाने पे तो रेडिएशन कम होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ऊपर गया रेडिएशन और बढ़ने लगी। उनके जो इलेक्ट्रोस्कोप वाली मशीन होती है उसमें रेडिएशन का और भी ज़्यादा मात्रा दिखने लगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, रेडिएशन का कोई और सोर्स है। फिर उन्होंने और भी स्टडीज़ किया, जैसे जब सोलार इक्लिप्स होता है, अगर सन सोर्स है तो सोलार इक्लिप्स होने पे रेडिएशन कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिर उनको बाद में पता चला कि जो रेडिएशन है ये कहीं सिर्फ सन से ही नहीं आ रही है, या फिर सिर्फ रेडियोएक्टिव मटेरियल से नहीं आ रही है। जो मोस्ट ऑफ द रेडिएशन है उसको उन्होंने नाम दिया कॉस्मिक रेडिएशन, क्योंकि कॉस्मोस से मतलब डीप स्पेस से आ रही है, हमारे नज़दीकी वाले प्लैनेट से नहीं, हमारे नज़दीकी वाले स्टार से भी नहीं, बहुत दूर वाले स्टार्स जो कि हमसे हज़ारों लाइट ईयर्स दूर हैं, लाखों लाइट ईयर्स दूर है, वहाँ से ये रेडिएशन आ रही है। तो ये उनकी डिस्कवरी थी। और इससे हमको पता चलता है कि कभी भी डोंट गो विद द फ्लो, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड समथिंग न्यू। अगर आप किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा हाई कन्विक्शन रखते हैं तो ज़रूर आप अपना पूरा उसमें जी जान लगा दीजिए, और आप एक ना एक दिन सक्सेसफुल बनेंगे। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजिक्स में। और यहाँ पे उन्होंने एक अपना स्टेशन, एक मेजरमेंट स्टेशन भी ओपन किया था इस नॉर्थ कैटे में, जो कि 24/7 मेजर करता था रेडिएशन का अमाउंट कितना है और कहाँ कहाँ से आ रहा है रेडिएशन। तो ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था फिजिक्स में, इनफैक्ट हमारे जो यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग है उसमें। और इसलिए जो यूरोपियन फिजिकल सोसाइटी है उन्होंने इस जगह को उनके नाम पे भी रखा है, उनका जो ऑब्जर्वेटरी है उसका। और आज भी साइंटिस्ट वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको स्टडी करते हैं, कॉस्मोस को। आपको जान के हैरानी होगी कि उनके जो रेडिएशन वाली स्टडी उस टाइम थी कॉस्मिक रेडिएशन की, उसके मदद से ही पॉजिट्रॉन और म्यूऑन जो नए नए पार्टिकल्स और भी डिस्कवर हुए, वो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया उनकी स्टडीज़ ने। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी। मुझे लगा कि एज अ साइंटिस्ट हमको आना चाहिए और ये सारी चीज़ भी आपको बतानी चाहिए, स्पेशली इस सुंदर व्यू के साथ में। तो चलिए चलते हैं, आपको और भी सारी सुंदर चीज़ें यहाँ पे दिखाते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग कुछ देर में लौट जाएंगे। उन्होंने जो ऑब्जर्वेटरी बनाई थी वो बनाई थी 1930s में, यानी आज से करीब 100 साल होने आ गए करीब। अभी तो 95-96 ईयर्स हुए हैं, लेकिन समझ लीजिए 100 साल पहले यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी बनाना, और वो भी 2000 मीटर के हाइट से ज़्यादा 2300 मीटर के हाइट पर,
वो उनका जो मशीन था उसका नाम था स्टेंके। तो स्टेंके मशीन से वो एक एक्चुअल में आयरन की बड़ी सी सिलेंडर थी जिसके अंदर वो मेजर करते थे सारे जो भी रेडिएशन थे इलेक्ट्रोस्कोप की तरह, और उसको उन्होंने रखा था एक लीड के चेम्बर में ताकि बाकी और सारे जो रेडिएशन है वो उसमें दखल ना दे उनके मेजरमेंट में। ये देखिए यहाँ पे एक बाग बहान भी है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं फ्यूनिकुलर ट्रेन है आई गेस, और यहाँ से भी लोग आ जा सकते हैं। हम लोग दूसरे रास्ते से आए बट दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट वे। अगर आप कांग्रेस यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो कांग्रेस वाला स्टॉप आएगा, वहां से आप डायरेक्टली भी यहाँ आ सकते हैं हुंगरबर्ग। तो ये है कुछ यहाँ का नज़ारा, बहुत ही सुंदर। स्टॉप्स देख रहे हैं, ये बहुत ही यूनिक तरह का डिज़ाइन है। इसके पीछे का श्रेय जाता है ज़ाहा हदीद, जो वन ऑफ द फेमस इराकी ब्रिटिश डिज़ाइनर्स थे उनको, और देख सकते हैं काफ़ी यूनिक है। ऐसे आगे भी एक पहाड़ों के ऊपर एक स्टॉप है, उसको भी उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो ये बहुत ही सुंदर स्टॉप। हमने माउंटेन्स देख रहे हैं, इनको कहा जाता है ज्यूवेल ऑफ द आल्प्स, यानी आल्प के जौहर। कितने सुंदर लग रहे हैं ये। और ये जो माउंटेन रेंज है, दिस इज़ द सदर्न मोस्ट रेंजेस ऑफ द अल्पाइन माउंटेन रीजन, जो कि ऑस्ट्रिया के कारवेंडल नेचर पार्क में आते हैं। कारवेंडल नेचर पार्क ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा नेचर पार्क है, और उसका जो सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंजेस है वो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नॉर्थ कैटे वाले। तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और इस साइड भी आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर माउंटेन रेंजेस है। हम लोग इस इतने हाई अल्टीट्यूड पे है कि यहाँ पे दुनिया का, यूरोप का, एक्चुअल में दुनिया का नहीं बट यूरोप का हाईएस्ट जो है एल्पिन जू यहाँ पे है। इसमें जो भी अल्पाइन एनिमल्स होते हैं, आइबेक्स इत्यादि, बियर, वो सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्पिन जू में। एक्चुअल में इससे नीचे है 700-800 मीटर के हाइट पे, हम लोग उससे भी ऊपर आ गए हैं और हंगरबर्ग के पास। और साथ ही में यहाँ पे हाईएस्ट लेटर बॉक्स भी है, मतलब कि पोस्ट बॉक्स जो कहा जाता है अपने यहाँ पे, वो भी यहाँ पे हाईएस्ट इस पूरे टिरोल रीजन का इसी जगह पे है जहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल खड़े हैं। तो ये जगह अपने में बहुत ही खास है। मुझे तो सबसे बेस्ट इसका जो विक्टर हेस वाली किस्सा है, जो वाक्य है, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि उन्होंने यहाँ पे आके रिसर्च किया और उसने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया हमारे अंडरस्टैंडिंग में ऑफ कॉस्मिक रेज एंड रेडिएशन कमिंग फ्रॉम डीप स्पेस।